एपिसोड की शुरुआत में हम लगभग 1000 सैनिकों को रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाते देखते हैं। जब वे पोस्ट वाली सड़क के पास पहुंचते हैं तब एक जनरल ने अपनी लगाम खींची और घोड़े को रोक दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई थी। एक जवान लेफ्टिनेंट जिसके चेहरे पर गहरी और भयंकर कट की निशानी थी, घोड़े पर सवार जनरल के पास आया और जनरल से धीमे स्वर में पूछा कि वे रात में अचानक उत्तर की ओर तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। जनरल ने गहरे स्वर में जवाब दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछने नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट ने बेमन सा मुंह बनाया, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं पूछा। फिर जनरल ने कुछ देर रुककर जैसे मन में कुछ टटोलते हुए धीरे से कहा कि सिर्फ उनकी टुकड़ी ही उत्तर की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि नॉर्दर्न बॉर्डर एंड मिलिट्री टाउन से आधी पैदल और घुड़सवार सेनाएं भी इसी रात उत्तर की ओर बढ़ रही है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट थोड़ी देर को सन्न रह गया। उसने जनरल से पूछा कि क्या 4 साल में एक बार होने वाला हंट वाला अभ्यास होने वाला है। फिर उसी ने कहा कि लेकिन अभी तो उसका मौसम भी नहीं है और उन्होंने तो पिछले साल ही एक बड़ा अभ्यास किया था। अगर इस साल कुछ करना भी हो तो वो गर्मियों में होना चाहिए था। जनरल ने अपने घोड़े पर हाथ फिराते हुए अनजाने में कहा कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की तरफ से आदेश आ ही जाएगा। फिजूल में उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। इधर एक जगह रेड कैंडल टाउन से करीब 100 किलोमीटर पश्चिम में एक बहुत ही शांत और अकेला माउंटेन था जो वाइड एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर रिवर के बीचों बीच खड़ा था। वहां के रहने वाले लोग उस माउंटेन को स्टीम बन माउंटेन बुलाते थे। उस माउंटेन पर माउंटेन गॉड का एक अकेला मंदिर था और वहां कभी भी अगरबत्ती और चढ़ावे की कमी नहीं होती थी। ऐसा माना जाता था कि वहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती थी। आज की रात कुछ ठंडी थी और नदी की लहरें उठती गिरती हुई पानी को हवा में उछाल रही थी। उस हलचल के बीच 1 मीटर लंबी हरी मछली बड़ी तेजी से उस माउंटेन की ओर तैर रही थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि उस मछली की पीठ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसने मछली की 2 मूंछें कसकर पकड़ रखी थी। वह पूरा का पूरा भीगा हुआ था, चेहरा सफेद पड़ गया था। जैसे ही हरी मछली किनारे पर पहुंची वह माउंटेन की मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर का दरवाजा खुला था। छोटे बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ी दरवाजे की ऊंची दहलीज लांघने में। किसी तरह अंदर गिरता पड़ता पहुंचा तो ऊपर नजर उठाकर देखा तो वहां एक अजीब सी दिखने वाली उखड़ी हुई मिट्टी की मूर्ति थी। बच्चे ने कमर पर हाथ रखकर मूर्ति की ओर देखा और जोर से चिल्लाकर उस मूर्ति से बोला कि उसका लॉर्ड ऑलमोस्ट नदी में डूबते डूबते बचा है और वह अब तक नील डाउन होकर उसका आदेश मानने के लिए आया क्यों नहीं। क्या उसे लगता है कि वह सजा देने की हिम्मत नहीं रखता? अगर वह जल्दी नहीं आया तो वह उसका सिर कलम कर देगा। और तभी हम एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनते हैं। वह बच्चा ऐसे मंदिर से बाहर फेंका गया जैसे कोई पत्थर हो। दरवाजे की दहलीज पर एक छोटा सा आदमी बैठा था जिसने गाली देते हुए बच्चे से कहा कि वह तो बस मंदिर में जन्मा एक साधारण इंसेंस बॉय है। उसके बावजूद वह खुद को उस लॉर्ड का लॉर्ड समझता है। भाई, हकीकत में वो आदमी और बच्चा एक जैसे ही दिखते थे। बच्चा हांफ रहा था, मुंह बना हुआ था जैसे अभी रो पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो वापस दरवाजे की दहलीज पर चढ़ा और बैठ गया। आदमी ने भौहें सिकोड़कर बच्चे से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। बच्चा बड़बड़ाकर बोला कि उसे थोड़ी भूख लगी है। आदमी ने फिर से बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बच्चा तुरंत ही डर गया और बोलना शुरू किया कि उसने अभी अभी कुछ बातें छुपकर सुनी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी दोनों ने गुप्त आदेश जारी किए हैं। रेड कैंडल टाउन के 500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी माउंटेन और रिवर गोड्स हैं सबको चेतावनी दी गई है कि जब तक आदेश न आए न तो कहीं जा सकते हैं न ही कल्टीवेट कर सकते हैं। सबको वहीं रहकर ऑर्डर का इंतजार करना है। अगर बुलावे के वक्त कोई गायब हुआ तो उसे सीधा मौत की सजा मिलेगी। अब बच्चे ने आदमी से कहा कि अगर उसने ये खबर उस तक न पहुंचाई होती तो उसकी निकम्मी आदतों के चलते अब तक कोई उसे मोहरा बना के निपटा चुका होता। इस बार सच में बच्चे को जोरदार झापड़ पड़ा और वो फिर से मंदिर के अंदर जा गिरा। वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ और रेड कैंडल टाउन की दिशा में देखने लगा। फिर उसने अंदर पड़े बच्चे से कहा कि उसने अगरबत्ती वाले बर्तन में उसके लिए थोड़ा खाना छोड़ दिया है, जाकर खा ले। इधर डेप्यूटी जैसे ही ली हुआई के साथ पिल्लो रिले स्टेशन की ओर लौटे उसने देखा कि उनके साथ चल रहा छोटा लड़का अजीब सी हालत में था, जैसे कोई जिंदगी मौत का फैसला कर रहा हो। आखिरकार ली हुआई रुक गया। उसने डेप्यूटी से पूछा कि उसके पास 30 कॉपर कॉइन है, क्या वे वापस उस किताबों की दुकान पर जाकर सबसे सस्ती किताब चुन सकता है और क्या कुछ पैसे बचेंगे। डेप्यूटी ने कुछ पल सोचकर गंभीरता
से जवाब दिया कि वह दुकान रेड कैंडल टाउन की सबसे महंगी दुकान है, वहाँ आम लोग किताबें नहीं खरीद सकते और अगर उसे सच में किताब चाहिए तो शहर में 2 बड़ी दुकानें हैं, वहाँ वह उसे अच्छे दाम पर किताब दिलवा सकता है। पर ली हुआई ने जिद किया कि उसे उसी दुकान पर जाना है पहले। जब चेन पिंगन ने किताब की कीमत सुनी थी तो उसने न तो उदार बनने की कोशिश की थी और न ही मना किया था। उसने बस ली हुआई से सीधा सवाल किया, अगर वह इस किताब को पढ़ेगा तो वह खरीद देगा। ली हुआई को उस वक्त थोड़ा झटका लगा था। उसने हाँ में सिर तो हिलाया था, लेकिन उसे उस किताब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पर ली हुआई को यह अच्छा लगा था कि कोई उसके लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार था। वह पहले ही स्ट्रॉ सैंडल्स और किताबों की अलमारी जो अब उसे मिलने वाली थी, इन सब के लिए वो चेन पिंगन का एहसानमंद था। इसीलिए उसका दिल कहता था कि किसी न किसी तरह वो ये कर्ज चुकाए, वरना उसे बेचैनी और शर्मिंदगी महसूस होगी। चेंग शेंग ने ली हुआई के चेहरे पर गंभीरता देखी और वह उसे लेकर फिर उस गली में लौटा जो 2 सड़कों के बीच थी। वहाँ वही दुकानदार पहले से दुकान के बाहर बैठा था और उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह पहले से ही जानता था कि ये दोनों वापस आएंगे। उसी वक्त गली के दूसरे छोर से एक कुबड़ वाला बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए डिप्टी और ली हुआई की ओर चला आ रहा था। दुकानदार धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसने डेप्यूटी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा कि आज के लिए बुक स्टोर बंद हो रहा है। चेंग शेंग ने तुरंत पीठ मोड़ी, ली हुआई को साथ लिया और चल पड़ा। जैसे ही दोनों गली से निकल गए, शॉप ऑनर का सौम्य और शांत व्यवहार पिघल गया। उसने रेस्पेक्ट और थोड़ी बेचैनी के साथ झुककर दोनों हाथों से मुट्ठी बांधी और बोला कि रशिंग ट्रैंक्विल रिवर का लीजेंड सादर अभिवादन करता है। लालटेन थामे बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने बस सिर हिलाया, फिर बुक स्टोर के भीतर चला गया। शॉप ऑनर भी चुपचाप उसके पीछे पीछे भीतर चला गया। बूढ़े व्यक्ति ने लालटेन को एक किताबों के ढेर के नीचे रखा और फिर शॉप ऑनर की ओर घूम कर देखा। बूढ़े ने एक गहरी सांस लेते हुए शॉप ऑनर से बोला कि जब वह 40 साल पहले उससे पहली बार मिला था तब भी वह ऐसा ही दिखता था और आज भी वैसे ही दिखता है। उसे सच में उससे जलन होती है। शॉप ऑनर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वेस्के जैसे जीवों के लिए ह्यूमन फॉर्म में जी पाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बूढ़े व्यक्ति ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। शॉप ऑनर ने क्यूरियोसिटी में बूढ़े से पूछा कि क्या यह उसने ही ऑर्गेनाइज किया था ताकि वे लोग पिल्लो रिले स्टेशन में ठहर सके। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। लीजन समझदार था, उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वह यह छोटा सा बुक स्टोर 100 सालों से चला रहा था और यहीं से वह दुनिया को शांति से देखता था। हर प्रकार की हलचल, हर प्रकार की ऑफिशियल कोर्ट वह देख चुका था। ग्रेटली एम्पायर की इंपीरियल कोर्ट से वह अपरिचित नहीं था। अगर कोई आदमी पिल्लो रिले स्टेशन में इतने रूम्स रिजर्व करवा सके तो जरूर वह ग्रेटली एम्पायर में अच्छे पोजीशन पर होगा। भाई, असल में शॉप ऑनर की वजह से ही यह बूढ़ा इस मुकाम पर पहुंचा है। हुआ यह था कि 40 साल पहले जब यह बूढ़ा बच्चा था तब शॉप ऑनर ने उसे 2 बुक्स गिफ्ट की थी, मगर उसे क्या पता था कि उस बुक्स की वजह से वह बच्चा समय के साथ इतने बड़े पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ली जिन को उसके बारे में रेड कैंडल टाउन से होकर गुजरने वाले ऑफिशियल्स और मर्चेंट से पता चला। उसके बाद उसने अनगिनत पत्र उस तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि वह अपनी सिफारिश रिवर गॉड बनने के लिए एम्पर से करवा सके, मगर ऐसा लगा मानो वे सारे पत्र हवा में ही खो गए। उनके कोई उत्तर नहीं आए। शॉप ऑनर पिछले 100 वर्षों से रशिंग ट्रैंक्विल नदी का रिवर गॉड बनने के लिए हर संभव प्रयास किया था, मगर सभी बेकार रहे। अब बूढ़े ने अचानक से शॉप ऑनर से कहा कि उसे तो पता ही है कि रशिंग ट्रैंक्विल नदी का कोई रिवर गॉड क्यों नहीं है, इसी कारण उसने उसकी पत्रों को अनदेखा किया। वह मदद करना चाहता था पर वह सच में असमर्थ था। शॉप ऑनर ने जवाब दिया कि उसे पता है जब तक एम्परर खुद सहमति नहीं देता तब तक मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े ने गंभीरता से शॉप ऑनर से कहा कि लेकिन अब उसके पास एक मौका है और यह पूरी तरह उस पर निर्भर करता है कि क्या वह इस मौके को पाने का साहस कर सकता है या नहीं। ली जिन को खुश होना चाहिए था, मगर इसके बदले उसने गंभीरता से बूढ़े से पूछा कि उसने तो सुना है कि ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी में 5 नए गॉड्स की नियुक्ति हुए हैं। एम्परर ने ड्रैगन विस्कर नदी में एक रिवर गॉड, आयरन टैलिस्मैन नदी में एक और क्लाउड ड्रेप माउंटेन, लैम्प बेरर माउंटेन और डाउनट्रॉडन माउंटेन में 3 माउंटेन गॉड्स नियुक्ति किए हैं। 5 गॉड्स एक साथ नियुक्त करने से तो एम्परर की वेल्थ पहले ही बहुत कम हो गई हो। तो जब एम्परर की हालत खुद ही खस्ता है तो वे अभी रशिंग ट्रैंक्विल नदी के लिए कोई पोजीशन कैसे रख सकते हैं। बूढ़े ने हंसते हुए शॉप ऑनर से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है और वैसे भी रेड कैंडल टाउन के 500 किलोमीटर में जितने भी माउंटेन लॉर्ड और रिवर स्पिरिट है उन सभी को तैयार रहने का आदेश मिला। उन्हें किसी भी क्षण एक घेराबंदी के लिए बुलाया जा सकता है। ली जिन थोड़ा चौंककर बूढ़े से पूछा कि आखिर वे किसके लिए इतना बड़ा घेराव कर रहे हैं। बूढ़े ने साफ शब्दों में शॉप ऑनर से कहा कि बस एक आदमी के लिए। शॉप ऑनर ने बूढ़े से पूछा कि वह किस तरह उसकी मदद कर सकता है। बूढ़ा मुस्कुराया और शॉप ऑनर से बोला कि उसे बस अपने ग्रीन डार्कनेस फिशेस से उस इंसान पर नजर रखना है। भाई, शॉप ऑनर की
फिश उसकी सेंसेस से जुड़ी हुई है। ये फिश जो भी देखेंगे सब शॉप ऑनर को भी दिखाई देगा और ये फिश छोटी से छोटी जगहों पर आराम से आ जा सकते हैं। शॉप ऑनर कुछ सेकंड्स रुका, फिर बूढ़े से पूछा कि आखिर वह इंसान है कौन। बूढ़े ने बताया कि वह इंसान बांस की टोपी पहने हुए है और उसकी कमर से एक छोटा चांदी का लॉकी बंधा हुआ है और वह कुछ बच्चों के साथ यात्रा कर रहा है। शॉप ऑनर थोड़ा चौंक कर बोला कि वह आदमी तो अभी उसके शॉप में आया था। बूढ़े की आंखें चमक गई। फिर शॉप ऑनर ने केयरफुली कहा कि यह बस एक कोइंसिडेंस था। अब बूढ़े ने शॉप ऑनर को चेतावनी दी कि किसी भी तरह की जानकारी किसी को मत दे। अगर गलती से उसने उस आदमी को चौकन्ना कर दिया तो फिर उसे चिंता की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह या तो उस आदमी के हाथों मारा जाएगा या फिर उसके। बूढ़े ने शॉप ऑनर से कहा कि अगर सब कुछ ठीक चला तो वह उसकी सिफारिश एम्परर से करके रशिंग ट्रैंक्विल नदी का रिवर गॉड बनवा सकता है। बूढ़े ने अब गंभीर होकर शॉप ऑनर से पूछा कि क्या वह ये जोखिम उठाने को तैयार है। शॉप ऑनर जोर से हंसकर बोला कि लक भी उसी का साथ देते हैं जो साहसी होते हैं, और वैसे भी इस सौदे में वह बस जीत सकता है, हार नहीं सकता, इसीलिए वह इस सौदे को स्वीकार करता है। शॉप ऑनर ने चुटकी बजाई और तभी उसके दोनों कंधों के पास दो बेहद पतली ग्रीन डार्कनेस फिश प्रकट हुई। मछलियों ने अपनी लंबी पूंछ हिलाई और अगले ही सेकंड गायब हो गई। अब बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लालटेन उठाई और दुकान से बाहर चला गया। जब वह गली से बाहर निकला तो सामने भी एक भारी भरकम आदमी खड़ा मिला जिसके सीने पर क्रॉस का निशान था। दोनों साथ साथ चलने लगे। भारी भरकम आदमी ने बूढ़े से पूछा कि क्या उसे डर नहीं है कि यह शॉप ऑनर उस अलियांग को सब कुछ बता देगा। बूढ़े ने लापरवाही से कहा कि जाल इतना कस चुका है कि अगर उसने बता भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वह बस उन 2 किताबों का कर्ज चुकाने आया था जो उसने चुका दिया है और अब सब उस पर निर्भर करता है कि उसे क्या चुनना है। इधर झूलू ने जूहे से कहा कि उसे टांगुलू खाने का मन है। जूहे थोड़ा हैरान हुआ कि उसकी बेटी को अचानक टांगुलू कैसे पसंद आ गई, मगर ये कोई बड़ी मांग नहीं थी, इसीलिए वह अपनी बेटी के साथ में टांगुलू का ठेला ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार उन्हें एक आदमी मिला जो टांगहुलू बेच रहा था। जूहे को टांगहुलू पसंद नहीं थे, लेकिन जूलू ने एक साथ 3 छड़ियां खरीद ली। ये देखकर जूहे फिर से चौंक गया, मगर जूलू मुस्कुराई और बोली कि एक टांगहुलू उसके लिए है, बाकी दोली बॉपिंग और चेन पिंगान के लिए है। उसने ये भी कहा कि आज रात वह चेन पिंगान से माफी मांगना चाहती है, वरना उसका मन नहीं मानेगा। जूहे को ऐसा लगा मानो उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उस समय वह बेहद हल्का और खुश महसूस कर रहा था। जब वे दोनों रिले स्टेशन लौटे तो उन्हें पता चला कि चेन पिंगान और ली बाओपिंग पहले ही वापस आ चुके हैं। जूलू अभी भी अपनी टांगहुलू खा रही थी जब वह एक अच्छे कमरे के आंगन तक पहुंची। उसने जूहे से कहा कि वह चेन पिंगान को बुलाकर कहे कि वह यहीं उसका इंतजार कर रही है। जूहे तेजी से चेन पिंगा को बुलाने चला गया। कुछ ही देर बाद तिनकों की चप्पल पहने एक लड़का बरामदे के दूसरी ओर दिखाई दिया। जब उसने जूलू को बेंच पर बैठे देखा तो वह थोड़ा तेजी से चलने लगा। बेंच के एक किनारे 3 टांगहुलू की छड़ियां फैली हुई थी। जूलू मुस्कुराई, खड़ी हुई और शर्मीली सी अंदाज में अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिया। वह चेन पिंगन की ओर धीरे धीरे चली। भाई अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जूलू इतनी शर्मा क्यों रही है। कहीं वह चेन पिंगन को प्रपोज तो नहीं करने वाली या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर मुझे तो पता है।